चुड़ैल की नदी में जल परी। सुजाता अकेली रमनपुर गांव में रहती थी। अपना पेट पालने के लिए वो एक नदी से रोज मछलियों को एकत्रित करके उन्हें बेचा करती थी। रोजमर्रा की तरह आज भी वो नदी किनारे जाती है और एक बड़ा सा जाल फेंक कर मछली आने का इंतजार करती है। बस जल्दी से मछलियाँ मेरे जाल में फंस जाए, फिर मैं इन्हें मंडी जाकर बेच दूंगी। और आज तो खाने में भी यही बनाऊंगी। आ गई मछलियाँ पकड़ में आ गई। अभी इन्हें खींच लेती हूँ। ये कहकर सुजाता 2 बार से ज्यादा नदी में जाल फेंककर मछलियों को पकड़कर इकट्ठा कर लेती है और अपने घर चली जाती है। फिर मंडी जाकर उन्हें बेच देती है। आइए आइए, ताजा ताजा मछली लीजिए। 100 रुपए किलो मछली लीजिए, एक पर एक फ्री। ताजा ताजा मछलियाँ है ना, तुम मुझे दे दीजिए। हाँ हाँ, ये लीजिए, बिल्कुल ताजा है। कुछ ही देर में सुजाता की सारी मछलियां बिक जाती है, जिसके बाद वो घर जाकर मछली फ्राई बनाती है। उसकी खुशबू सूंघ कर पड़ोसन कहती है, अरे वाह, क्या बात है, तेरे घर में तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे नहीं खिलाएगी क्या? अरे ये भी भला कोई पूछने की बात है, आजा खा ले। वैसे भी अकेले खाने में तो मजा आता ही नहीं है। ये कहकर दोनों साथ में खाना खाते हैं। प्रेमा कहती है, अरे वाह सुजाता, तूने तो बहुत बढ़िया खाना बनाया है। चल कल मेरे घर पर आइयो, मैं भी तेरे लिए कुछ बनाऊंगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो चुकी है। ये कहकर प्रेमा चली जाती है। अगले दिन फिर से सुजाता उसी नदी पर जाकर मछलियां पकड़कर उन्हें बेच देती है। और अब वो ज्यादा तादाद में मछलियां नदी से लेकर जा रही थी। ऐसे में नदी की गहराइयों में कुछ जलपरियों का झुंड था, जिन्हें कुछ दिनों से मछलियां खाने को नहीं मिल रही थी। तभी वो व्याकुल होकर कहती है, बड़ी दुविधा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार दिन पर दिन ये मछलियाँ गायब क्यों हो रही है। हम में से किसी का भी पेट नहीं भर रहा। पता नहीं कौन हमारा खाना चुरा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जल की मछलियाँ मर रही हो, इसीलिए हमें नहीं मिल रही। लेकिन अगर ऐसा होता तो हमें पता चल जाता। पानी तो बिल्कुल स्वच्छ है। जरूर इंसानी लोग हमारे नदी की ज्यादा तादाद में मछलियाँ पकड़कर ले जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो अब उन्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। हमें उनसे बात करनी ही होगी। लेकिन अगर उन्होंने हम पर आक्रमण कर दिया तो? याद है ना, हमें इंसानी लोगों के सामने नहीं जाना। ठीक है, हम उनके सामने जाएंगे नहीं, लेकिन नजर जरूर रखेंगे कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। भूख लग रही है, चलो देखते हैं, नदी में कुछ मछलियाँ मिल जाएंगी। तभी जलपरियों का झुंड मछलियों को ढूंढने के लिए नदी में इधर उधर जाता है। तभी उन्हें 4 मछलियां मिलती हैं, जिसे जलपरियां आपस में बांटकर खा लेती हैं और कहती हैं, शुक्र है कि आखिर 1-2 मछलियाँ तो नसीब हुई, वरना हम तो बिना खाए कमजोर ही पड़ जाते। बिल्कुल सही कहा तुमने सोना जलपरी, चलो विश्राम करने चलते हैं। वो सब जा ही रहे थे कि तभी पानी में अजीब सी हलचल होती है। तभी सोना जलपरी देखती है कि एक औरत जो कि सुजाता थी, वहां बड़ा सा जाल फेंक कर मछलियों को पकड़ रही थी। वो कहती है, इस बार मैं पहले से भी ज्यादा मछलियाँ पकड़ूंगी। अच्छा, इसका मतलब ये वो औरत है जो हमारे पेट का खाना चुरा कर ले जा रही है। इससे तो बात करनी ही होगी। नदी के अंदर से ये नजारा देखकर सोना जलपरी ऊपर आकर सुजाता से कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आई? इतनी तादाद में मछली ले जाने का क्या मतलब है? तुम कम भी ले जा सकती हो। ये हमारा खाना है, तुम्हारे कारण हमें पूर्ति नहीं हो पा रही है। अरे तुम तो एक जलपरी हो। अच्छा, तो तुम अपनी भूख इनसे मिटाती हो, लेकिन मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। मैं ज्यादा मछलियाँ बेचूंगी और अमीर बनूंगी। प्रकृति की चीजों पर सबका हक होता है। तुम्हारा अकेले का अधिकार नहीं है इस नदी पर और उन मछलियों पर। अरे वाह, अगर मुझे मछलियों के इतने अच्छे दाम मिलते हैं तो जिंदा जलपरी को बेचने के कितने दाम मिलेंगे। मुझे इसे पकड़ना ही होगा, और वो भी बहुत चालाकी से। जवाब दो। ये जवाब देने का नहीं, तुम्हें अपने कब्जे में करने का वक्त है। भोली जलपरी उसकी बात को समझ नहीं पाती। इतने में लालची सुजाता अपना मछली का जाल फेंक कर उसे अपनी गिरफ्त में ले लेती है और वो छटपटाती है तो उसके सर पर एक ईंट मारकर बेहोश कर देती है और छुपाकर उसे अपने घर लाती है और कहती है, अरे वाह, इससे तो मुझे अपनी सोच से कई ज्यादा पैसे मिल सकते हैं।
मैं तो माला माल हो जाऊंगी। आज शाम को ही इस जलपरी को बेच दूंगी। इतने में जलपरी होश में आकर उसकी सारी बातें सुन लेती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह यहाँ लाने की? तुम मुझे बेचने जा रही थी ना? मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक चुड़ैल बन जाओगी। मुझे तुम्हारी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी समय जलपरी अपनी शक्तियों से आजाद होकर वापस नदी में चली जाती है। सुजाता उसे देखने के लिए घर से बाहर निकलती है कि एक सींग वाली भैंस भागते हुए आकर उसे मार देती है और जलपरी के दिए हुए श्राप से वो एक चुड़ैल बन जाती है और कहती है, हे भगवान, मैं तो सच में ही चुड़ैल बन गई, लेकिन अब उस जलपरी को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। उसके लिए ताकतवर मैं भी हूँ, बदला तो उससे लेकर ही रहूंगी। लेकिन अभी मुझे भूख लगी है, मुझे मछलियाँ चाहिए बहुत सारी। ये कहकर चुड़ैल उसी नदी पर जाकर ढेर सारी मछलियाँ खाने लगती है और जब उसकी नजर उसी जलपरी पर पड़ती है तो वो पानी में आकर अपने मुंह से आग के गोले फेंक कर उन्हें मारने की कोशिश करती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूँ, मेरा जो मन करेगा वो मैं करूँगी और तुमसे मुझे तो अपना बदला भी लेना है। प्राची, नीलू, जलपरी, मैंने तुम्हें बताया था ना उस औरत के बारे में, वो यही है। मेरे श्राप के कारण ये चुड़ैल बनकर हमसे लड़ाई करने आई है, तो हमें भी ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। हाँ बिल्कुल, हम तैयार हैं। तभी चुड़ैल और जलपरियों में युद्ध हो जाता है। चुड़ैल एक के बाद एक जलपरियों को घायल कर देती है। जब जलपरियां एकजुट होकर उस पर आक्रमण करती है तो चुड़ैल गिर जाती है और खड़े होकर कहती है, अच्छा, तो तुम ईंट से ईंट बजाना चाहती हो, तो आ जाओ मैदान में और देखो। आजा, देखे किसमें कितना है दम। तभी सोना जलपरी और चुड़ैल में भीषण युद्ध होता है और इसी बीच चुड़ैल चालाकी से प्राची जलपरी पर हमला कर देती है, जिससे वो घायल हो जाती है। चुड़ैल, तूने धोखा किया है। प्राची, प्राची, जलपरी, तुम ठीक तो हो ना? चुड़ैल, ये तूने बिल्कुल ठीक नहीं किया है। अब देखना तेरा क्या हाल करते हैं। तूने मेरे झुंड में एक जलपरी को नहीं बल्कि मेरे एक अंग पर आहत किया है। इसका हर्जाना तुझे भुगतना होगा। सभी जलपरियां मेरा हाथ पकड़ो। सोना जलपरी के कहते ही सभी जलपरियां उसका हाथ पकड़ती है और आंखें बंद करते ही बाकी जलपरियां एक शक्तिशाली त्रिशूल बन जाती है, जिसे सोना जलपरी लेकर उस चुड़ैल के पेट में वार कर देती है। देखा, बुराई का अंत होना अनिवार्य होता है हमेशा, समझी चुड़ैल? ये तो ठीक नहीं किया जलपरी, मैं आऊंगी, वापस जरूर आऊंगी तुझसे बदला लेने, मैं जरूर आऊंगी। ये कहते ही चुड़ैल का अंत हो जाता है, जिसके बाद जलपरियां खुशी खुशी उस नदी में रहने लगती है। चुड़ैल माँ की 5 जादुई बेटियां। चुड़ैल लोक में कल्याणी नाम की एक चुड़ैल अपनी 5 बेटियों के साथ रहा करती थी। कल्याणी एक अच्छी चुड़ैल थी। उसने कभी न किसी का बुरा चाहा और न ही किसी के साथ कभी बुरा किया, और वो यही सीख अपनी 5 बेटियों को भी दिया करती थी। देखो मेरी बच्चियों, तुम हमेशा इंसानों की दुनिया में आती जाती रहती हो, लेकिन कभी भी उन्हें अपना असली रूप मत दिखाना और कभी भी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल मत करना। ठीक है माँ। कल्याणी की बेटियों को सभी तरह का जादू करना आता था। वो हर रोज अपना रूप बदलकर इंसानों की दुनिया में जाया करती। अब तो उनके इंसान दोस्त भी बन गए थे। एक दिन वो 5 बहनें क्रिकेट खेल रहे बच्चों को देखती हैं। दीदी, ये लोग क्या कर रहे हैं? पता नहीं, क्यों ना हम भी इनके साथ मिलकर खेलें? 5 चुड़ैल जादूगरनियां खेलते हुए बच्चों के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं, सुनो, ये तुम क्या कर रहे हो? दिखता नहीं है क्या? हम क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या ये कोई खेल है? क्या हम लोग भी इसे खेल सकते हैं? सभी लड़के हंसने लग जाते हैं। अरे इन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि ये क्या खेल है और ये इसे खेलेंगी। अरे लड़कियां, ये सब खेल नहीं खेलती, तुम रहने दो। किसने कहा कि हम इसे नहीं खेल सकते? हम चाहे तो तुम्हें यूं ही हरा देंगे। तुम थोड़ा ज्यादा ही नहीं बोल रही हो? अगर ऐसा है तो हम तुम्हें क्रिकेट मैच के लिए चैलेंज करते हैं। ठीक है, चैलेंज एक्सेप्ट। 5 बहनें उन लड़कों के साथ क्रिकेट मैच के लिए तैयार हो जाती हैं और कुछ ही देर में मैच शुरू हो जाता है। गांव के काफी सारे लोग उस मुकाबले को देखने के लिए आते हैं और वहां जो होता है उसे देख सभी हैरान रह जाते हैं। सुनो लड़की, तैयार हो? ये लो। हाँ।
आहा। दीपाली बॉल को जोर से मारती है और बॉल हवा में ही गायब हो जाती है। सभी हैरान रह जाते हैं। आया मजा। इसी तरह एक के बाद एक चुड़ैल बहन मैदान में आती है और अपने खेल से सभी को हैरान कर देती है। अरे भाई, ये लड़कियां तो इंडिया की टीम में खेलनी चाहिए। इन्होंने तो लड़कों को भी फेल कर दिया। ये तो सचिन तेंदुलकर की तरह खेल रही हैं। फिर क्या था, लड़कियां सभी से अपनी इतनी तारीफें सुनकर बहुत खुश और जोश में आ जाती हैं। अब लड़कों की बैटिंग की बारी आती है। तैयार रहना, मैं बॉल फेंक रही हूँ। ये लो। लड़के के बॉल मारते ही छोटी बहन नीशू एक जोर की छलांग लगाकर बॉल को पकड़ लेती है। तभी सारे दर्शक जोर जोर से उन पांचों को चीयर करने लग जाते हैं। अरे वाह भाई, खेलने वाले हो तो ऐसे। अरे वरना ना हो। वो पांचों बहनें खेल खेल ही रही होती हैं कि तभी वहां उनकी चुड़ैल मां कल्याणी आ जाती है और अपनी बेटियों को देख लेती है। कल्याणी गुस्से से आग बबूला हो जाती है। ये पांचों नालायक ये क्या कर रही हैं? कल्याणी खेल के मैदान में उतर जाती है। दीदी देखो माँ। क्या? बहुत हुआ, चलो मेरे साथ घर अभी के अभी। अरे भाई, तुम कौन हो बहन? इतना अच्छा खेल चल रहा है, बीच में क्यों आ गई? कुछ नहीं भाई साहब, मैं इनकी माँ हूँ, समझे? कल्याणी अपनी पांचों बेटियों को वहां से ले जाती है। क्या हुआ माँ, तुम हमें ऐसे क्यों ले आई? मैंने मना किया था ना कि किसी भी इंसान के आसपास मत जाना, फिर भी वहाँ इतने सारे इंसानों के बीच क्या कर रही थी? माफ करना माँ, हम खेल को देखकर उसकी तरफ खींचे चले गए, हमें माफ कर दे। माफ कर दूं? बस अब से तुम्हारा इंसानों की दुनिया में आना जाना बंद। ऐसा मत कहो माँ, हम अब कभी भी किसी इंसान से नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारा वहाँ आना जाना मत रोको ना। इनसे इतनी मिन्नतें मत करो बहनों। आज तक हम पर रोक टोक लगाने के सिवा इन्होंने किया ही क्या है? नालायक, तू इनमें सबसे बड़ी है, लेकिन ना जाने तुझ में कब अकल आएगी। आज तक आपने हमें बिल्कुल गुलामों की तरह रखा है, हमेशा ऐसे जैसे मानो हमारे पैरों में किसी ने बेड़ियां बांधी हो। आपने सिर्फ और सिर्फ आज तक हम पर अपना हुक्म ही चलाया है। ओहो, कितनी जुबान कैंची की तरह चलने लगी है तेरी। मैं चाहूं तो इस जुबान को 2 मिनट में काट सकती हूँ। कोशिश भी मत करना, ये जुबान नहीं धारदार कैंची है। अगर इसे काटने की कोशिश करेंगी तो आप खुद ही कट जाएंगी। बहुत हुआ, बहुत कर ली तूने बदतमीजी। निकल जा मेरे घर से अभी के अभी। माँ ऐसा मत करो, दीदी कहाँ जाएंगी? तू क्यों फिक्र कर रही है? कहीं भी जाए हमें क्या, मेरे से ये जिए या मरे मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब निकल जा मेरी नजरों के सामने से। जा रही हूँ, वैसे भी इस पिंजरे में अब मुझे नहीं रहना। दीपाली अपना घर छोड़कर इंसानों की दुनिया में आ जाती है और वहीं पर जादू से एक घर बनाकर रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ दीपाली को घर से निकालकर कल्याणी बहुत चिंतित हो जाती है और अपनी बेटी रीमा को उसे लेने के लिए भेजती है। दीदी घर वापस चलो ना, माँ परेशान है। वो पत्थर दिल औरत, वो कैसे परेशान हो सकती हैं? जरूर कोई मतलब का काम निकालना होगा, तभी तो तुझे मुझे लेने को भेजा है। नहीं दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है, माँ सच में परेशान है। देख रीमा, तू यहाँ से चली जा। पर दी जा वरना। अच्छा ठीक है, आपकी मर्जी। रीमा फट से अपने जादू की मदद से गायब हो जाती है। वहीं खिड़की के बाहर खड़ी पड़ोस की एक लड़की हेमा ये सारा मंजर देख लेती है। तभी तो मैं कहूँ कि अचानक यहाँ पर घर कैसे आ गया? ये तो चुड़ैल है, मैं चाहूँ तो इससे बहुत फायदा उठा सकती हूँ। हेमा मन ही मन में ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी दीपाली को भूख लगने लग जाती है। बड़ी भूख लगी है। तो अब इस चुड़ैल को भूख लगी है, देखूं तो ये क्या खाती है। हे भगवान, कहीं ये मुझे ही ना खा जाए। डर मत हेमा, अभी तो तुझे बहुत कुछ करना बाकी है। दीपाली चुटकी बजाती है और उसके सामने खाने पीने की ढेरों चीजें पलक झपकते ही हाजिर हो जाती हैं। ये सारा मंजर देख बाहर खड़ी हेमा हैरान हो जाती है और फिर उसे कुछ सूझता है। पलक झपकते ही इतना सारा खाना? अरे अगर ये चुड़ैल मेरे पास आ जाए तो मैं कितनी अमीर हो जाऊंगी। सारी दुनिया में मेरा नाम और राज होगा, मैं तो रानी बन जाऊंगी। पर इस चुड़ैल को अपने कब्जे में करने के लिए कुछ सोचना होगा। हेमा अपने दिमाग में ही योजना बनाने लगती है और आगे जो वो करने वाली होती है उसे कोई सोच भी नहीं सकता। अगले दिन हेमा दीपाली के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है? कैसी हो? मेरा मतलब हमारी नई पड़ोसन।
मैं ठीक हूँ, आप कौन? चलो मैं अंदर आ ही जाती हूँ। मैं ये पड़ोस वाले घर में रहती हूँ। जब मैंने यहाँ अचानक नया घर देखा तो मैं हैरान ही रह गई। हाँ, बस मैंने अभी यहाँ रहना शुरू किया है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? दीपाली। दीपाली नाम है मेरा। अच्छा नाम है, बिल्कुल इंसानों जैसे। इंसानों जैसे मतलब? मेरा मतलब कुछ नहीं, छोड़ो, गलती से बोल दिया। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे बेझिझक कह देना, ओके? अच्छा ठीक है, तुम चाहो तो यहाँ पर आ सकती हो। हेमा दीपाली को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने में कामयाब हो जाती है। अब हेमा और दीपाली काफी अच्छी दोस्त बन गई थी, लेकिन दीपाली ने अपनी सच्चाई उसे नहीं बताई थी। मैं कई दिनों से सब कुछ देख रही हूँ दीदी। माँ हमें मना करती है ना इंसानों से बात करने को। शायद आप सब कुछ भूल गई हो। माँ कहती है कि इंसान बहुत खतरनाक है, हम चुड़ैलों से भी ज्यादा। मुझे मत सिखा मीना, मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना और क्या नहीं। चली जाए यहाँ से। अभी तक आपका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ? खैर चलती हूँ, बस कहना चाहती हूँ कि माँ तुम्हारी बहुत फिक्र कर रही है। मीना वहां से चली जाती है। तभी वहां पर हेमा आ जाती है और दीपाली से कहती है, दीपाली मेरे साथ चल। कहाँ? चल तो सही, बाद में पूछ लेना। दीपाली हेमा के साथ चल देती है और वो उसे एक तांत्रिक के पास ले जाती है। ये तू मुझे कहाँ ले आई हेमा? अभी पता चल जाएगा, तू अंदर तो चल। दीपाली इन सब बातों से अनजान हेमा के साथ अंदर चली जाती है। अंदर एक तांत्रिक हवन कर रहा होता है, जिसे देखकर दीपाली घबरा जाती है। ये तू मुझे कहाँ ले आई है हेमा? उसी काम के लिए जिसके लिए मैंने तेरे साथ दोस्ती का नाटक किया, चुड़ैल। हेमा की बात सुनकर दीपाली हैरान रह जाती है और उस पर हमला करने की सोचती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। बुरी शक्ति, इस पवित्र जगह में तो कुछ नहीं कर सकती। इतना कहकर वो तांत्रिक दीपाली पर पवित्र जल छिड़क देता है और दीपाली जमीन पर गिर जाती है और वो जोर जोर से करहाने लगती है। हेमा उसे रस्सियों से बांध देती है। बाबा, इस चुड़ैल को मेरे वश में कर दो। इसे ऐसे कर दो कि ये मेरी सारी बातें माने और मेरे इशारों पर नाचे। बिल्कुल बच्चा, तेरी सारी मुराद पूरी होगी। बस जैसे जैसे मैं कहूँ खुद वैसे वैसे करते रहना। मैं जब भी कहूँ कि तू इस पर पवित्र जल छिड़कना। हेमा ऐसा ही करती है। वो हर बार तांत्रिक के इशारे पर दीपाली पर पवित्र जल छिड़क देती है। दीपाली की हालत अब बहुत खराब हो गई थी कि अचानक उसकी माँ और बहनें वहां आ जाती हैं। उन्हें देखते ही मानो दीपाली में जान आ गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई तांत्रिक मेरी बेटी को ऐसे बांधने की? अभी बताती हूँ तुझे। वो चुड़ैलें अपने भयंकर रूप में आ जाती हैं और दीपाली को छुड़ा लेती हैं। हाय, ये क्या हो गया? भाग हेमा भाग, बिल्कुल मिल्खा की तरह, नहीं तो ये चुड़ैल तुझे मार देगी और तेरी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी तेरे घर वालों को। हेमा वहां से भागने को ही होती है कि तभी उसके सामने दीपाली आ जाती है। माँ सही कहती थी, तुम इंसान सबसे खतरनाक जीव हो, लेकिन अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। दीपाली हेमा को मार देती है और अपनी माँ और बहनों के साथ अपने घर चली जाती है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ हूँ? हम लोग रोज तुम्हें उस लड़की से बात करते देखते थे, लेकिन कभी भी हमें उसके इरादे ठीक नहीं लगे, तो हमने आप ही छुप कर नजर रखी। जब वो आपको अपने साथ लेकर जा रही थी तो हमने आपको देख लिया था और आपके साथ कुछ गलत ना हो इसलिए हम माँ को लेकर वहाँ पहुँच गए। अपनी बहनों की बातें सुनकर और अपनी माँ को खुद की इतनी फिक्र करते देख दीपाली को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। मुझे माफ कर दो माँ, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी। मुझे भी माफ कर दे बेटा, मैंने शुरू से तुम पर बहुत रोक टोक लगाई। बहनों, तुम भी मुझे माफ करो, हम तो आपसे नाराज थे ही नहीं। इसी तरह दीपाली को अपनी भूल पर बहुत पछतावा होता है और वो सभी चुड़ैल लोक में खुशी खुशी रहने लगती है।